आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लास्टेड अपडेट तुरंत मिल जाए। और मैं इस चैनल पे आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मैथ को बताता हूं, और साथ में ही झारखंड में होने वाले वैकेंसी और ओवरऑल इंडिया में होने वाली वैकेंसी का अपडेट देता हूं, और साथ में स्कॉलरशिप के बारे में भी बताता हूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड के टर्म 1 के सेट 2 को बताऊंगा, और इससे पहले मैं टर्म 1 के सेट 1 को बता चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में यदि आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो इस वीडियो को देखने का मकसद यानी कि एग्ज़ाम में फुल मार्क लाना होगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिए, और इस वीडियो को चालू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, 140 का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन को नहीं देखना है। यहाँ तक क्लियर? आपको बस एमसीक्यू क्वेश्चन में ही रहता है, आप प्रश्न को पढ़िए और ऑप्शन को नहीं देखिए। डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो 140 को है अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड लगाएंगे 70 बार में, फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे 70 में 35 बार में, फिर 5 से डिवाइड लगाएंगे 7 बार में। तो 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 5 गुना 7। तो इस तरह से यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 2 5 गुना 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर बी को हम लोग करेक्ट ऑप्शन टिक लगा देंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ यानी कि एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर 4 प्रश्न ऑप्शन दिया गया है, और ये सीधा फॉर्मूला होता है एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी बराबर ए गुने बी। ये फार्मूला होता है, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। आपको इस फार्मूला के जगह पे जैसे ए है, ए और बी के जगह पे कोई आपको नंबर दे देगा, और ए यहाँ पर भी नंबर दे देगा, और फिर यहाँ आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा कि आप एचसीएफ यहाँ पर दिया है और इसका मान याद कीजिए। तो आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ए गुना बी। फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है 45 और 160 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तीसरा प्रश्न में। तो 45 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 3 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। फिर 160 का 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। आप एक लिखते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो एचसीएफ हो जाएगा, इसमें जो कॉमन में जो मिलता है दोनों में गुणनखंड करने के बाद उसे लिख दिया जाता है। इसमें 1 मिला, फिर यहाँ पे 5, 1 गुना 5 = 5, यानी कि 45 और 160 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ए को करेक्ट ऑप्शन मार देंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीयपूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे कथन सत्य करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बी को करेक्ट मान लें, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला है। फिर अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक होंगे। तो इसका आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। दिया है द्विघात बहुपद x² माइनस 9x प्लस a, यहाँ पे बहुपद दिया गया है और साथ में शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा का मान दिया है 8। तो इसे अल्फा और बीटा इक्वल कितना होता है c/a। तो इसके साथ तुलना कर लेंगे। तो ये जो नीचे 8 के नीचे 1 छुपा हुआ है, a का वैल्यू आ जाएगा 1 और c का वैल्यू 8। फिर इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a। फिर इसके बाद तुलना कर लेंगे। यहाँ पर क्या है b का मान -9 है, तो 9 यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी तरह से फिर a बराबर a और b बराबर -9 आ जाएगा। फिर शून्य के लिए तो यहाँ पर c का मान ज्ञात हो चुका है जो a था, यहाँ पर फिर पुट कर देंगे x² माइनस 9x प्लस 8 बराबर में 0। फिर इसके बाद इसे फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद यहाँ पर मेरा शून्यक मिलेगा x बराबर
1,8। तो करेक्ट ऑप्शन मार देंगे देकर डी 1,8। तो इस तरह से बनाया जाता है। और फिर अगला नेक्स्ट है छठा प्रश्न, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं तब 1/α + 1/बीटा बराबर है। तो आपको पहले इसके शून्य ज्ञात करना पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको 1/α + 1/बीटा को फाइंड करना पड़ेगा। तो दिया है द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद दिया है वहाँ पर हम लोग लिख लिए, फिर तब इतना ज्ञात करना है 1/α + 1/बीटा। अल्फा और बीटा के लिए पहले शून्य, अल्फा एंड बीटा शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। शून्य को क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। तो इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद x का माना गया -1 और फिर x का भी माना गया -1, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों क्या है, सेम है। अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर -1, यानी कि शून्य किसे बोलते हैं। फिर इसके बाद जो अल्फा और बीटा आया इसमें रख देंगे इसका मान, फिर इसके बाद -1/1 -1/1, फिर इसके बाद यानी कि -1 बराबर में -2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा छठा का ऑप्शन बी। प्रश्न है सतवा में है किसी बहुपद px के लिए ग्राफीय आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यंकों की संख्या क्या होगी। ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, उसमें आपको शून्यंक की संख्या ज्ञात करना है जो कि px के लिए। तो px के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने ग्राफ को बना रखा है कि कितना जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है, 1 2 3 4 एक्स एक्सिस को 4 जगह काट रहा है, तो शून्य की संख्या कितना आ जाएगा, 4। तो इस सातवां करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां है समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण युग्म का ऑप्शन दिया गया है, जो कि अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, दो हल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए इस तरह से बनाया जाता है। इसे जो समीकरण दिया गया है उसे हमने लिख लिया है, फिर इसके बाद इसे तुलना किया जाता है। तो इस स्थिति में जो आपके प्रश्न दिया गया है तो इसे बोलते हैं अनेक हल होगा। इस स्थिति में जब सब बराबर हो जाए कांस्टेंट तो इसे बोलते हैं अनेक हल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर 9वां है यदि रेखाएं 2ky = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 समांतर है तो k का मान ज्ञात करना है। समांतर के लिए कंडीशन होता है, समांतर के लिए यहाँ पर हमने नावा के लिए लिख दिया है, जो दिया है समीकरण 2 लिख दिए, इसमें k का मान ज्ञात करना है। यह रेखा समांतर होने के लिए क्या चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होना चाहिए। तो इस प्रश्न के अनुसार हम लोग यहाँ पे दोनों में कंपेयर करके a1 और a2 का मान ज्ञात कर लेंगे, इस तरह से b1 और b2 का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर इसी तरह से c1 और c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने c1 सब वैल्यू रख दिया, फिर इसके बाद इस जो कंडीशन था समांतर होने के लिए उसमें फिर पुट कर देंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान। फिर इसके बाद आ जाएगा 3/2 बराबर 2k/5 नॉट इक्वल -2/1। फिर क्या करेंगे, इसे नहीं लेंगे, इस समीकरण को लेंगे, यहाँ से इसे इक्वल था इक्वल कर लेंगे, फिर 3/2 बराबर 2k/5। इस तरह से हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूना के 4k और बराबर में 15, 4k बराबर 15। फिर इसके बाद एक गुना में है, चल जाएगा यहाँ पे बट्टा में, k बराबर आ जाएगा 15/4। तो ये हो गया k का वैल्यू, जो कि ऑप्शन है नवा के लिए सी ऑप्शन करेक्ट है 15/4। फिर 10वां प्रश्न है k के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x + 5 = 9 तथा kx + 10y = 5 असंगत है। तो असंगत के लिए यहाँ पर आपका होता है कंडीशन। अब 10वां प्रश्न को हल करेंगे। 10वां प्रश्न में है असंगत के लिए कंडीशन। तो जो सबसे पहले दिया हुआ लिख लेंगे, रेखा 2 है, एक 8x + 5y = 9 तथा kx + 10y = 15, जिसमें कि k का मान ज्ञात करना है। तो असंगत होने के लिए कंडीशन होना चाहिए समांतर, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होना चाहिए। तो यहाँ से कंपेयर करके a1 का मान ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि 8 हो गया, a2 का मान आ गया k, फिर इसके बाद b1 5 और b2 10, फिर इसके बाद c1 हो जाएगा 9 और c2 हो जाएगा 15। फिर इस वैल्यू को इस समीकरण में रख देंगे। फिर समीकरण में रखने के बाद 8/k बराबर 5/10
और नॉट इक्वल 9/15 हो जाएगा। फिर इसके बाद इस समीकरण को ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये इक्वल नहीं है, दो इक्वल है। तो 8/k बराबर 5/10। फिर इसके क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k बराबर 80 हो जाएगा। फिर इससे गुना में है, चल जाएगा भाग में, तो कोई बराबर आ जाएगा 80/5। फिर 16×5 = 80, तो k का मान आ गया 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10वां के लिए 16×5 = 80 यानी कि बी। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। फिर अगला प्रश्न है 11 में है समीकरण युग्म 5x + 7y = 4 और 3x - 2y = 10 का हल क्या होगा। तो इसे हमें x और y का मान ज्ञात करना है। 11 प्रश्न में x और y का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, दिया है समीकरण 1 और 2। तो इसमें आप विलोपन विधि यूज कीजिएगा, विलोपन विधि से हल करके, जो कि चैप्टर संख्या 3 से प्रश्न है। तो यहाँ पर हमने पहले गुना करके इसके कांस्टेंट को बराबर कर दिया, जो कि y के, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों हैं तो जोड़ने घटाने में आसानी होगी। तो ऊपर में समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 3 में 3 से गुना, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो जब 2 से गुना करेंगे 10x + 6y हो जाएगा, बराबर में 4 दूना के 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से गुना करेंगे समीकरण 2 में, 3 3 के 9 - 3 9 6 बराबर में 30 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 6 प्लस में 6y और माइनस में 6y कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद 10x + 9 दोनों जोड़ में है तो जोड़ देंगे। फिर इसके बाद 8 और 30 को जोड़ देंगे, 38 हो जाएगा। फिर इसके बाद एक गुना में है 19, तो इधर भागा में ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 38/19 यानी कि, फिर इसे काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, 19 गुना के 38, तो x का मान आ गया 2। फिर इसके बाद क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 यहाँ पर दिया गया है इसमें फिर रख देंगे x का मान। तो 5x + 3y बराबर में 4, जो कि समीकरण 1 है, इसमें 2 का मान रख देंगे। 5 × 2 + 3y बराबर में 4, 5 दूना 10 + 3y बराबर में 4। फिर इसके बाद 10 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ जोड़ या घट सकता है, तो इधर बराबर के RHS की ओर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस में था माइनस में कर दिए, तो 4 - 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद घटाएंगे तो -6। फिर इसके बाद 3 क्या है, गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, यहाँ पर भाग में ला दिए। तो फिर इसके बाद यहाँ काटेंगे तो -2 आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया -2। तो इसलिए x का मान 2 और y का मान -2। तो यहाँ पर 11 के लिए ऑप्शन आ जाएगा बी, तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 12, यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरणों x - y बराबर में 2 और x + y + 4 का हल है, तो a और b के मान क्रमशः हैं। तो यहाँ पर आप जिस तरह से हमने इस प्रश्न को बनाया रहा होगा, ठीक आप उस प्रकार से विलोपन विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। तो 12 के लिए प्रश्न 12 के लिए यहाँ पर है दिया गया समीकरण x - y बराबर में 4, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर x + y बराबर में 4, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। और यहाँ पर x बराबर a बराबर वाट ज्ञात करना है, फिर y बराबर b बराबर ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर x क्या है, जुड़ जाएगा और फिर y कट जाएगा, क्योंकि साइन दोनों का डिफरेंट है, दोनों का गुणांक। फिर इसके बाद 2 और 4 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से गुना में है, भाग में चल जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा मेरा x बराबर 6/2 यानी कि 3। फिर इसके बाद x का मान समीकरण जो 1 है 1 में रख देंगे। फिर x समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर में 2। फिर x का मान 3 आया, 3 - y बराबर में 2 यानी कि y बराबर 1। फिर इस तरह से हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। तो x किसके बराबर है, a के बराबर, y किसके बराबर है, b के। तो a बराबर 3 और b बराबर 1, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी, तो इसे करेक्ट ऑप्शन मार देंगे। फिर इसके बाद 13 है रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16 एवं 7x - 4y बराबर 2 के क्रमशः हल है। तो सेम प्रश्न है, जो 11 12 तीनों सेम प्रश्न है। इसमें आप तीनों में विलोपन विधि से यूज करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे भी हम आपको बताते हैं। प्रश्न संख्या 13 को 13 में पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ है, दिया है रैखिक समीकरण 5x + 2y बराबर में 16, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर 7x - 4y बराबर में 2, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। फिर इस तरह से इसके y के गुणांक को हम लोग बराबर कर देंगे दोनों समीकरण में। तो इसमें 2 से गुना करेंगे समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में 1 से गुना करेंगे। फिर समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। फिर इसे जब गुना करने के बाद 5 दूना के 10x + 4 दूना के 8y 2 दूना के 4y हो जाएगा, बराबर में 16 दूना के 32 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 से जब गुना करेंगे तो सेम संख्या मिलेगा, 7x - 4y बराबर में
2। फिर यहाँ से क्या है, प्लस माइनस दोनों सेम है तो इसे कैंसिल कर देंगे। फिर इसके बाद 10x 7x जुड़ जाएगा, 17x बराबर में 32 और 2 14 34 हो जाएगा। फिर इसके बाद एक गुणम है, भाग में चल जाएगा, x बराबर 24/17 बराबर में 17 गुना के 34, 2 बार में कट जाएगा तो x का मान आ गया 2। फिर x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 5x + 2y बराबर में 16। फिर इसके बाद 5 गुना 2 प्लस 2y बराबर में 16। फिर 5 गुना 10 प्लस 2y बराबर में 16। फिर इसके बाद इसे ले जाएंगे बराबर के RHS की ओर तो हो जाएगा 16 माइनस 10। फिर घटाएंगे 6 बचेगा। फिर वो गुना में है 2, इसके बाद फिर क्या करेंगे, भाग में ले जाएंगे, यहाँ पर भाग में ले गए। फिर y बराबर आ जाएगा कितना, 3। तो इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3। तो 13 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A। तो A को करेक्ट ऑप्शन मार देंगे। फिर इसके बाद निम्नलिखित 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि आपको बारी बारी से चेक करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इस प्रश्न को आपको बनाने के लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण रूप पता होना चाहिए कि कौन सा रूप होता है। x² + bx + c बराबर में 0 ये द्विघात समीकरण का रूप है। फिर पहला को हम लोग चेक करेंगे, पहला ऑप्शन को। पहला ऑप्शन के x × x + 1 बराबर में कोष्ठ बंद है x + 2 और फिर x - 2 है। फिर इसके बाद इसे रूट कोष्ठ को तोड़ देंगे, x² + x हो जाएगा। फिर बराबर में x² यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, फिर 1 से -2 में -2x प्लस फिर 2 से x में 2x हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस और 2 दूना के 4। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ कट जाएगा x² से x², फिर -2x प्लस 2x खत्म हो जाएगा। फिर x का x बचेगा, फिर इधर माइनस में था LHS की ओर लगा प्लस में हो गया तो x + 4 बराबर में 0 जो कि द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, तो ये नहीं है। फिर अब दूसरा को चेक करेंगे। दूसरा है x - 2² बराबर में 2x - 3। फिर इसके बाद a - b² पर तोड़ देंगे तो आ जाएगा x² - 4x + 4 बराबर में 2x - 3। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस सबको LHS की ओर लाएंगे। फिर LHS की ओर लाने के बाद x² - 4x - 2x + 4 + 3 बराबर में 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद x² - 6x और फिर इसके बाद इसे जोड़ देंगे, x वाला को x के साथ और कांस्टेंट है जो उस वेरिएबल के साथ जोड़ देंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, देखिए तुलना करने पर द्विघात समीकरण रूप और इसके तुलना करने पर सेम आ रहा है तो इसे बोलेंगे द्विघात समीकरण है। तो 14 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है क्या। हाँ शर्त है, आपका समान कब मिलेगा, जब d बराबर 0 रहेगा। तो 15 के लिए ऑप्शन आ जाएगा बी। फिर इसके बाद द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 बराबर में 0 विकतीकरण यानी कि d फाइंड करना है। इसमें विकतीकरण में होता है d को आपको याद करना है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है d को फाइंड करने के लिए। तो d को फाइंड हम लोग करेंगे, 16 प्रश्न है, 16 प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे। तो दिया है जो द्विघात समीकरण दिया है उसे लिख लेंगे। फिर इसके बाद d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। फिर इसे यहाँ पे इसे a बोलते हैं जो यहाँ छुपा हुआ है। तो a बराबर 1 है, b बराबर -5 है और c बराबर 4 है। फिर इस सब वैल्यू को इस समीकरण में रख देंगे। तो d बराबर आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर और -4 गुना 1 गुना 4। फिर 50 25 -16 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 9। तो इस तरह से हमने d का फाइंड वैल्यू किया, इस तरह से हमने d का वैल्यू फाइंड किया, आ गया 9। तो 16 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा c। तो c को टिक लगा देंगे। फिर अगला नेक्स्ट है 17वां द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विकतीकरण क्या है। तो इसमें भी d का वैल्यू फाइंड करना है जो कि नीचे दिया गया है। तो इसे हम लोग फाइंड करते हैं। 17वां प्रश्न के लिए d का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमने द्विघात समीकरण को यहाँ पर लिख दिया। फिर लिख देने के बाद यहाँ पर d का मान ज्ञात करना है। फिर इसके बाद d = होता है b² - 4ac। आप ये फार्मूला को याद कर लीजिए क्योंकि आपको परीक्षा में ज़रूरी है। आपको इस चैप्टर नंबर 4 से है, जो कि आपको चैप्टर नंबर 4 से कम 4-5 प्रश्न आएंगे। तो फिर इसके बाद हम इसे द्विघात समीकरण को लेंगे, 3x² - 2x + 1/3 बराबर में 0। फिर यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 3 आएगा। फिर 3 × 3 = 9x² - 6x + 1 बराबर में 0। फिर इसके बाद क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से जब 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा बचेगा 9x² - 6x + 1 बराबर में 0। फिर यहाँ पर a का वैल्यू आ जाएगा 9a और b का मान आ जाएगा -6। फिर इसके बाद c बराबर 4। इससे कंपेयर किए हैं, यहाँ पर देखो
इस समीकरण से कंपेयर किया जाता है ए और बी सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए। फिर इसका मान इसमें रख देंगे डी के वैल्यू में, तो डी बराबर आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4 गुना 9 गुना 1, फिर इसके बाद 66 36 -36 इक्वल टू 0, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो 17 के ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है 18 में समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर में 0 के मूल्य क्या है। सेम प्रश्न है, इसमें भी आपको डी ज्ञात करना था इसमें भी, लेकिन इसमें आपको मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना रहता है, तो आपको सेम वैल्यू तक जाना है, यानी कि डी तक आपको सेम ज्ञात करना है। इसके बाद एक्स का फार्मूला लगा देना है। एक्स बराबर होता है मूल के लिए फार्मूला होता है -b प्लस -√/d/2a, यानी कि जो यहाँ पर अभी डी का वैल्यू फाइंड किए थे 0 आया था, 0 के यहाँ पे पुट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर कोस्ट माइनस प्लस -√/0 और बटा 2 गुना 9, फिर इसके बाद 9 प्लस 6 प्लस -0 बटा 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद एक बार 0 लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, 6/18 6/18 आ जाएगा। फिर इसे काट देंगे तो 3 कम 3 और 3 छक 18, 3 से 6 से काट देंगे 6 के 18, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का मान 1/3 और 1/3, तो 18 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसी तरह से 19वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण k² + 4x + 1 बराबर में 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि k का मूल होने के लिए आपके पास, यानी मूल को समान होने के लिए जो अभी x का मान हम लोग ज्ञात किए थे 1/3 और 1/3 आया था, उसके लिए डी का मान क्या था, तो डी का मान था आपके पास 0 था, तो अब चलना है डी का वैल्यू के लिए। तो अगला प्रश्न 19वां हम लोग हल करेंगे। द्विघात समीकरण यहाँ पर हम जो दिया था वो लिख लिए, एक k² + 4x + 1 बराबर में 0, इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है, तो मूल समान होने के लिए आपको डी बराबर 0 होगा। तो फिर इसके बाद जो द्विघात समीकरण रूप होता है उसमें हम कंपेयर करेंगे, तो ए का मान आ जाएगा k, और फिर बी का मान आ जाएगा 4 और सी का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, फिर डी का वैल्यू क्या है 0 है, 0 बराबर 4² - 4 के गुना 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 0, फिर 4 को 16 - 4 के, फिर इसके बाद इसे लाएंगे एलएचएस की ओर, तो हो जाएगा प्लस 4 के बराबर में 16, फिर इसके बाद गुना में है भाग में चल जाएगा, यहाँ पर भाग में 4 ला दिए, फिर काटेंगे 4 को 16, तो के का वैल्यू कितना आ गया 4। तो 19 के लिए ऑप्शन देखेंगे 4 कौन सा है, 4 डी है, तो डी को टिक लगा देंगे। इसके बाद है 20वां प्रश्न को हल करेंगे। इस भी है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0, मूल ज्ञात करें। इसमें भी आपको एक सब वैल्यू फाइंड करना है जो कि 2 वैल्यू आएगा। तो आपको सेम जिस तरह से हमने अभी पिछले वीडियो को इसे बनाया मूल ज्ञात करने के लिए, सेम आपको मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, जो दिया है उसे लिख लेंगे। दिया है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर में 0, यहाँ पे मूल ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। पहले डी का मान ज्ञात करेंगे, डी बराबर b² - 4ac, फिर यहाँ पर a बराबर कितना है 1 है, और b बराबर -3 है, c बराबर -10 है। फिर इस वैल्यू को क्या करेंगे इसमें रख देंगे, तो -3 का होल स्क्वायर और -4 गुना 1 गुना -10। फिर इसके बाद जब इसे हल करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस में 10 में 40, फिर इसके बाद डी का वैल्यू कितना आएगा 49। फिर मूल के लिए क्या होता है x बराबर -b प्लस -√/d/2a बराबर में, यहाँ पर सब का मान अब रख देंगे, तो -3 लिख देंगे, फिर प्लस -√49 बटा 2 गुना 1, फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस 49 का होता है वर्गमूल 7 होता है, तो 7 लिख दिए, फिर बटा में 2, तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार +7 लेंगे, एक बार -7 लेंगे, तो यहाँ पर +7 लिए, फिर यहाँ पर -7 लिए, तो फिर इसके बाद x बराबर 10/2, फिर कोमा -4/2, फिर इसके बाद काटेंगे तो 5 कोमा -2 आ जाएगा। तो इसका 20वां करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। देखिए किस में है आपका -2 और -2,5 किस में है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब 21 के लिए है AP 3 1 -1 और -3 ... के क्रमशः प्रथम पद a और सार्वभौमतः d क्या होगा।
तो आपको 21 के लिए आपको ज्ञात करना है प्रथम पद ए और सार्वंतर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एपी लिखना पड़ेगा। एपी हमने यहाँ पर लिख दिया, प्रथम पद ए बराबर आ जाएगा। यहाँ पर एपी में जो पहला पद होता है 1 2 3, तो इसे A1 A2 A3 डॉट डॉट एन तक बोलते हैं। A1 ए भी बोल सकते हैं, चाहे A1 भी बोल सकते हैं इसे। तो A1 बराबर आ जाएगा 3 और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। फिर इसके बाद A2 क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा बराबर -2। अब चेक करने के लिए कि सही आ रहा है कि नहीं, तो जब आप मतलब कोई भी एपी दिया है, एपी में आप कितनों बार डी ज्ञात कीजिए, आपका सेम आएगा। जैसे कि डी बराबर यहाँ पर ज्ञात करें A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है, -1 है, -1 फिर यहाँ पे 1, तो 1 हो जाएगा -2। यानी कि जो ए प्रथम पद है 3 और सार्वंतर कितना है -2 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है 22 में है एपी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। आपको इस एपी में कौन सा पद शून्य है उसे जांच करना है, जो कि 11वां पद 17वां पद 8वां पद और 9वां पद दिया गया है। तो आपको बारी बारी से इसमें चेक करना पड़ेगा। तो आप कैसे चेक कीजिएगा, चलिए इसको बता देते हैं। तो दिया है एपी बराबर, एपी जो दिया है उसे लिख लेंगे। फिर इसके बाद A1 दिया है, A2 दिया है, फिर डी बराबर ज्ञात कर लेंगे, सार्वंतर -3 आ जाएगा। फिर इसके बाद जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी जो ऑप्शन दिया गया है उसे सोल्व करना पड़ेगा। तो A1 बराबर हो जाएगा A11 बराबर हो जाएगा A1 + n-1 इंटू डी। फिर इसे ई से बोलेंगे n, इसके लिए क्या है n है, तो A1 का मान कितना है 21 है, 21 रख दिया। फिर प्लस में 11 - 3 और डी का वैल्यू कितना है -3, तो इसे फिर पुट कर दें तो 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा 10 माइनस हो जाएगा 3, तो गुना में हो जाएगा -3, तो यहाँ पर कितना बचेगा -7, यानी जो कि क्या है 0 के बराबर नहीं है। हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य है। फिर अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, A7 बराबर, तो A7 बराबर A1 + n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। फिर इसके बाद A1 की जगह पर 21 है, 21 रख देंगे। फिर प्लस n की जगह पर कितना है 7 है, 7 - 1 कर देंगे। फिर इसके बाद -3 डी का वैल्यू है। फिर 21 माइनस यहाँ से जब घटाएंगे 6 बचेगा, 36 18 हो जाएगा। ये भी क्या है 3 आ रहा है, ये भी 0 के बराबर नहीं है। फिर अगला ऑप्शन सी को चेक करेंगे, सी है A8 बराबर में, तो A8 को चेक करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। A1 बराबर प्लस 21, फिर प्लस में 8 - 1, फिर इंटू में -3, फिर 21 को 21 लिख देंगे। फिर यहाँ पर जब घटाएंगे 8 में से 1 तो 7 बचेगा, और 7 गुने -3 करेंगे 17 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिए फिर 21 में से 21 घटेगा तो 0 बचेगा, यानी कि A8 बराबर 0। तो यहाँ पर A8वां पद क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन बॉक्स के लिए हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर 23वां है AP 7 13 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद हैं। इस एपी में आपको कितने टोटल पद हैं वो ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर इसे एन टर्म तक दे चुका है और कितना नंबर है इसमें वही फाइंड करना है। तो 23वां को ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है, जो पहले दिया है उसे लिखेंगे। दिया है एपी में जो श्रेणी है 7 13 9 19 डॉट डॉट 205 तक। A1 बराबर 7, A2 बराबर 13, n बराबर ज्ञात करना है, n बराबर 205 यहाँ पर दिया है। फिर डी बराबर ज्ञात कर लेंगे, सार्वंतर A2 - A1 बराबर में 13 - 7 बराबर में 6। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कुल पद के लिए n बराबर ज्ञात करेंगे। तो an बराबर फॉर्मूला होता है A1 + n-1 इंटू डी। फिर 205 दिया है n के जगह पर, जो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है इस इक्वेशन में क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो 205 बराबर में 7 + n-1 और डी के वैल्यू आया है 6, फिर 6 लिख देंगे। फिर इसके बाद 205 बराबर में 7 + 6 से क्या करेंगे बारी से दोनों में गुना करके जो कोष्ठ है कोष्ठ को तोड़ देंगे, 6n - 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 में से 6 घटेगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ कर दिए। फिर प्लस में 6n, फिर क्या करेंगे जो 1 है 1 को इधर ला लेंगे, यानी कि 6n बराबर में 205 - 1 बराबर में जब घटाएंगे 205 में से 1 तो 204 बचेगा। फिर क्या करेंगे गुना में है चल जाएगा इधर भाग में करने के बाद जब 6 से भाग लगाएंगे 204 में तो 32 में कटेगा, तो इनका मान कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुल पद 32। तो टिक लगा देंगे, 23 को करेक्ट हो जाएगा। फिर 24 है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर एसन ज्ञात करना है, एसन कितना है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं, 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को लिख लेंगे तो एक एपी बन जाएगा। तो 6 12 18 डॉट डॉट 40 तक, कहाँ तक 40 तक बोला है, और ए 40 बराबर ज्ञात करना है, जिसमें कि n बराबर दिया है
40। तो इसमें A1 बराबर A2 बराबर सब लिख लेंगे AP से, फिर इसके बाद D सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे A2 माइनस A1 से, आ जाएगा 6। फिर इसके बाद N बराबर 40 और S 40 बराबर ज्ञात करना है। तो इस SN का फॉर्मूला होता है, SN के लिए फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। फिर इसके बाद इस फार्मूला में ऊपर के दिए गए वैल्यू को क्या करेंगे, रख देंगे। तो 40/2 इंटू में फिर 2 गुना 6, फिर प्लस कोष्ट 1 40 माइनस 1 इंटू 6 20 आ जाएगा। जब यहाँ से इससे काटेंगे 2 से तो 20 बार में, फिर इसके बाद 6 दुना का 12 प्लस, अब जब घटाएंगे 40 में से 1 तो 39 बचेगा, 39 गुना 6। फिर इसके बाद क्या करेंगे 20 इंटू 12 प्लस में इसे जब गुना करेंगे 200 हो जाएगा 34। फिर यहाँ पर 20, अब जब इसे जोड़ेंगे आ जाएगा 246। अब 20 से जब गुना करेंगे आ जाएगा यहाँ पर 49/20, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कितना, SN यानी कि योग, इस श्रेणी का योग आ जाएगा 49/20। तो ऑप्शन देखेंगे 49/20, ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट सी। तो 24 के लिए ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट सी। और 25वां है सभी त्रिभुज सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा D, जो कि समबाहु होते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर अब नेक्स्ट प्रश्न है 26 में दिया गया है कि ABC में यदि D पैरेलल है BC के, तो BD बराबर दिया गया है। ये जो BD है यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर, AE दिया है और EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर हो, तो AD का फाइंड ज्ञात करना है। जो AD का लेंथ है वही फाइंड करना है। तो इसे हम लोग यहाँ बनाए हैं 26 के लिए। तो त्रिभुज ABC में, जो त्रिभुज है ABC में चलेंगे, जितना मान दिया है टोटल लिख देंगे। और इसके लिए एक फार्मूला होता है AD/BD, जब पैरेलल रहेगा तो AD बराबर BD बराबर में AE/EC। इसके बाद जितना भी वैल्यू दिया गया है सबको रख देंगे। तो यहाँ पर AD बराबर आ जाएगा 2.4। तो 26 के लिए 2.4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C। तो टिक लगा देंगे C को। फिर इसके बाद 27 ऑप्शन है। 27 में बोल रहा है 27 प्रश्न में कि 27 प्रश्न में बोला जा रहा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। तो दो कोण के लिए क्या होगा, डबल ए हो जाएगा, एंगल। फिर ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नहीं है। तो इसमें ट्रिपल ए कसौटी नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में त्रिभुज के केवल समरूप होने की चांस रहती है। और फिर 29 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। तो 29 के लिए क्या होंगे, वो सर्वांगसम होंगे। फिर अगला है 30 प्रश्न है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके पास जैसे में कि ये दिया गया है और इसमें A त्रिभुज ए भुजा बराबर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दोनों में पाइथागोरस के प्रमेय से, और AB² बराबर में ऑप्शन D सही हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर ए दोनों भुजा बराबर है, एक कर्ण है, तो कर्ण पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस मैदान स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को रख दिया। फिर इसके बाद दोनों भुजा क्या है, AC बराबर BC है, AC बराबर है BC। तो AC के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, या BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो 2AC² हो जाएगा। तो इसका 30 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट D। फिर 31 में है 31 में त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान क्या होगा। तो आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें कि कुछ भुजाएं दी गई हैं, उसके लिए कोण B का मान ज्ञात करना है और ऑप्शन यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है 31 के लिए मान लिया कि त्रिभुज ABC एक अपने से मान लिए कोई भी कि एक त्रिभुज है जिसमें कि इतना इतना दिया गया है। यहाँ पर कुछ भी निर्णय बना लिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि सभी भुजाओं का मान दिया गया है। तो बारी बारी से हम लोगों ने स्क्वायर करके देखा। जैसे कि AC का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा। फिर AB का स्क्वायर करेंगे 7, AB के ना 7 है 49 हो जाएगा। फिर BC का करेंगे 24 का स्क्वायर तो 576 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करें, जो AC है AC को छोड़ दिए, AB और BC को जोड़ कर देखे तो क्या आ रहा है, 625 आ रहा है, जो कि एक अकेले क्या है, बड़ा है। तो हमें पता चल रहा है कि समकोण त्रिभुज के लिए ऐसा ही कंडीशन होता है कि सबसे बड़ा कोण क्या होता है, समकोण में 90 डिग्री होने के लिए एक कोण एक भुजा दोनों भुजा से अधिक होता है। तो ये नियम लगाकर हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है कि AB² प्लस B² जोड़े तो
625 आया। फिर AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर मान रख दिया। तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, B कॉमन मिल रहा है, तो B के निकाल लेंगे, यानी कि B का आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर इसे बोल सकते हैं कि इसमें B कॉमन है, तो B बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। और दो भुजाओं का योग कितना होता है, तीसरे भुजा के बराबर होता है। तो अब इसके निशान में बोलेंगे कि क्या है, त्रिभुज समकोण है। फिर इसके लिए फिर यहाँ किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, सॉरी सी। फिर अगला प्रश्न है किसी वृत्त की स्पर्श उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है और एक स्पर्श रेखा बना है, तो कौन सा बिंदु पर क्या वृत्त डॉट डॉट से बना रहता है, जो कि स्पर्श खींचते हैं तो एक बिंदु से काटता है, एक बिंदु पर क्या होगा, स्पर्श रेखा जाती है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न है 33। एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने इसे बनाया है। तो 33 के लिए एक वृत्त बना दिया जिसमें कि P बाहर है, जो कि 17 सेंटीमीटर है केंद्र से दूरी, और एक स्पर्श रेखा है जो कि Q से P की दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। तो इस तरह से हमें O और Q का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि क्या है, त्रिज्या है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे। यहाँ पर OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर, फिर जो वैल्यू दिया है इसमें रख देंगे, फिर OQ यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो OQ का मान क्या आ जाएगा 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 33 के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फिर इसके बाद 34 है यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 डिग्री हो, तो कोण PTQ बराबर है। इसमें ऑप्शन दिया गया है और आपको इसे ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग बनाते हैं। प्रश्न है 34। तो 34 के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक वृत्त बना रखा है, और जो कि एक T बाहर में है, और यहाँ पर दो स्पर्श रेखा है PT और TQ सॉरी, और वो क्या है, केंद्र है, जो कि 110 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब P और T स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का। तो इस तरह से भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लंब होता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि इसलिए कोण OPT बराबर में कोण OQT क्या है, 90 डिग्री है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि इसमें टोटल कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। सबको जोड़ देंगे जितना जितना है, इसे जोड़ेंगे, इसे और इसे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे जोड़ दिया है, और जितना जितना का वैल्यू दिया गया है सबको लिख देंगे। तो हमें ज्ञात करना है इसका वैल्यू, T का नहीं दिया है। तो कोण PTQ जो बीच में रहता है, T है बीच में, उसी को ज्ञात करना रहता है। इस तरह से आपके पास दिया गया है, तो आप समझिए कि जो बीच में है उसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख दिए। तो कोण PT की बराबर प्लस में 90 प्लस 90 प्लस में 110 बराबर में 360। जब ये तीनों जोड़ेंगे आ जाएगा 290। फिर 290 के ले जाएगा बराबर के इधर, घटाएंगे तो आ जाएगा 70। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 34 के लिए 70, यानी कि B। तो B को हम लोगों ने टिक लगा रखा है। फिर 35 है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा हुआ रेखा है जो वृत्त को केवल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अभी पीछे हम लोग इसको 32 में किया है एक। फिर अगला 36 है 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का ज्ञात क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। R बराबर दिया था, और केंद्रीय कोण यानी कि थीटा बराबर 120 डिग्री दिया था। तो इस फार्मूला हम लोग में ऊपर के दिए गए वैल्यू को पुट कर देंगे। 22/7 पाई का मान, फिर 7 × 7 जो त्रिज्या है, फिर 120 थीटा का मान और 360। फिर यहाँ से यहाँ इसको काट देंगे। फिर काटने के बाद 7 से 7 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 दिया गया 36 तीन बार में। 7 से गुना करेंगे, 7 × 14, 14 × 15 और बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 36 के लिए ऑप्शन B हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है 37। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो ये प्रश्न है 7वां, जिसके लिए परिधि आपके पास दिया गया है। तो वृत्त की परिधि है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr, जिससे कि हम लोग R ज्ञात कर लेंगे। तो 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 ×
22/7 इंटू आर बराबर में 22। तो 22 से 22 खत्म, एक बार में बचा। फिर आर का मान यहाँ रख देंगे और जो गुना में है भाग में भाग में है गुना में चल जाएगा, गुना में है भाग में आ जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में ऊपर के वैल्यू को पुट कर देंगे 1/4 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7 जो कि आर का वैल्यू है। फिर इसमें काट पीट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 77/8। फिर जब 8 से 77 में भाग देंगे 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 37 के लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 38। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या? तो अर्धवृत्त पर बना कोण ऑप्शन सी हो जाएगा समकोण। फिर अगला है 39। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर दीर्घ वृत्त खंड का फाइंड ज्ञात करना है। तो 29 के लिए हम 39 जो प्रश्न है उसको सॉल्व किए हैं। दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर आर जो कि है 7 सेंटीमीटर और लघु वृत्त खंड जो कि यहाँ पर एक वृत्त खंड है, वृत्त खंड को यहाँ पे काट दिए हैं जो कि लघु वृत्त खंड है। छोटा वृत्त के छोटा पार्ट को लघु वृत्त खंड बोलते हैं 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर आर है 7। फिर दीर्घ ज्ञात करना है, जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक उसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा को ज्ञात कर लेंगे वृत्त जितना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर में पुट कर देंगे वैल्यू और इसका मान आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसे ज्ञात करना है। तो वृत्त में से क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। पूरा टोटल में से जब इसे घटाएंगे तो यही बचेगा। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 154 माइनस 12 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा 42। तो 39 के लिए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 142 यानी कि बी। फिर लास्ट है 40। 21 सेंटीमीटर वाले लास्ट है 40। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है? तो आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना है जिसमें कि आर बराबर दिया है, आर बराबर यहाँ पर दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया है 60 और चाप की लंबाई होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। फिर इसमें क्या करेंगे, इस फार्मूला में ऊपर के दिए गए वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2 गुना 22/7 गुना 21 गुना 60/360 डिग्री। तो फिर 0 से 0 खत्म, 6 36। फिर यहाँ से 17 के 21 और फिर यहाँ से 3 गुना को 6 और यहाँ से 2 से 2 खत्म, तो आ जाएगा यहाँ पर 22। तो 40 के लिए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 22 यानी कि सी। तो सी को टिक लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए और आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाली है, इसलिए मैं अभी सेट करा रहा हूँ। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा, यदि आप 9th में हैं 8th में हैं तो आपको पूरी तरह से तैयारी कराया जाएगा और आप मैथ में मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी नंबर ला लीजिएगा। यदि आप इस मॉडल सेट को अच्छी तरह से कंप्लीट पूरी तरह से पढ़िएगा लिखिएगा तो श्योर है कर लीजिएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक्स कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।